प्लॉट आपके लिए कुछ नहीं कर रहा, आप उसके लिए ही कर रहे हैं। सो इट्स नॉट अर्निंग फॉर यू, यू आर अर्निंग फॉर द प्लॉट। और ये मैं आपको गारंटी देता हूं कि जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, उसमें से 99% ने आज तक ये कैलकुलेशन इधर से की ही नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो पिछली दफ़ा हमने आपको बताया था कि 7E जो डीम रेंटल इनकम टैक्स है उसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं और उसका इम्पैक्ट रियल एस्टेट मार्केट में क्या होने वाला है। आज की इस वीडियो के अंदर उसी को आगे लेके चलते हुए आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो टैक्स लग गया है इसका रियल एस्टेट के ऊपर जो इम्पैक्ट होने जा रहा है, तो आपको किस डायरेक्शन में जाना। सो वी गोना क्लियर इट टू यू कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना चाहिए और इस वक्त एग्जैक्ट स्टेप्स आपके क्या होने चाहिए। तो सबसे पहला काम तो ये है कि आप अभी बैठें और अपनी जो है वो सारी रियल एस्टेट जो आपके पास मौजूद है उसको फिगर आउट करें कि उसकी टोटल FBR वैल्यू क्या बनती है। आपने इसके अंदर जो है अपना घर शामिल नहीं करना जिसमें आप रह रहे हैं। सो आपका जो एग्जम्पशन है, यू डोंट हैव टू पुट इन योर हाउस, यू डोंट हैव टू पुट इन योर बिजनेस प्रेमिसेस। अगर वो सेल्फ ओन्ड है वो आपने इसमें नहीं डालने। उसके बाद इसमें आपने जो है वो अपना कोई भी रेंटल प्रॉपर्टी जिसका आप टैक्स पे कर रहे हैं वो भी आपने नहीं डालना है। और इसके अलावा ये टैक्स पेइंग जो आप दे रहे हैं, अब जो चीज़ें आपने डालनी हैं वो आपके क्या चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा हाउस है, जो रेंटल प्रॉपर्टीज़ जो आपकी खाली पड़ी हैं, एम्प्टी, जिसका आप कोई टैक्स या चीज़ें आप पे नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो है आपने इसमें डालनी है। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, ये वो लोग हैं बेसिकली जिन्होंने रेंटल प्रॉपर्टी दी हुई है, कैश पे पैसे ले रहे हैं, गवर्नमेंट को टैक्स कुछ नहीं दे रहे हैं। सो बेसिकली गवर्नमेंट ने उसको, नो वन कीप्स देयर प्रॉपर्टीज एम्प्टी। मे बी समटाइम्स जो बाहर कोई बैठा है वो खुश खाली रख लेगा तो वो, बट अगर उसकी एक ही प्रॉपर्टी है तो वो तो अपने पर्सनल यूज़ में कर देगा, तो दैट विल नॉट बी देयर। एक्स्ट्रा हाउस आपने डालना है, रेंटल प्रॉपर्टी जो आपकी एम्प्टी है, उसके अलावा आपके जो प्लॉट्स हैं वो आपने इसके अंदर डालने हैं। जब ये सारा आप डालेंगे एंड यू आर ऑल फाइन ले, और इस सब की वैल्यू किससे ऊपर होनी चाहिए, कंबाइंड 25 मिलियन से ऊपर होनी चाहिए। 25 मिलियन से नीचे है तो आपको कोई टैक्स किसी किस्म का नहीं पड़ना। इन चीज़ों की नहीं, इन चीज़ों की जो मर्जी वैल्यू है वो टैक्स में नहीं आते हैं। ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ठीक है, वो जब आप डालेंगे और उनकी वैल्यू जो है अगर 25 मिलियन से ऊपर है तो वो आपका टैक्स, और टैक्स किसके ऊपर लगेगा, इस 25 मिलियन पे नहीं लगेगा। दिस इज एग्जम्प्ट, ये भी एग्जम्प्ट है। जो प्रॉपर्टीज इस 25 मिलियन से एक्सीड कर जाएंगी, यानी आपकी ये वैल्यू लेट्स सपोज 25 मिलियन बनी है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन अगर आपकी ये वैल्यू कितनी बनी है 50 मिलियन, तो आपने किसके ऊपर टैक्स देना है, 25 मिलियन पे। द फर्स्ट 25 मिलियन इज एग्जम्प्ट। और 25 मिलियन FBR या फेयर मार्केट वैल्यू का मतलब जो है वो टेक्निकली ये है कि एक प्लॉट फेज 6 में, अगर आपके पास दूसरा प्लॉट है फेज 6 के अंदर, तो वो उसके ऊपर आपको जो है वो देना पड़ेगा, ठीक। एंड दैट इज 1% ऑफ द वैल्यू ऑफ दैट। नाउ ये तो हमने एक जर्नल इसकी अंडरस्टैंडिंग समझ ली कि अगर आप इसको करना चाह रहे हैं तो आपने इसको किस तरीके के साथ कैलकुलेट करना है 7E को, टैक्सेस को, और आपने अब एक्शंस क्या हैं, व्हाट यू हैव टू डू। नाउ यू रियलाइज, लेट्स सपोज वी एन एग्जांपल देते हैं कि मिस्टर कासिम है, ये बैठे हुए हैं हमारे पास। तो मिस्टर कासिम की जो जब वो सारा अपना निकालते हैं तो उनका ये घर 10 करोड़ का है, बिजनेस में वो 20 करोड़ रुपए के प्लाजे में बैठे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये बिजनेस भी वो होना चाहिए जिसका टैक्स दे रहे हो। ये नहीं कि बिजनेस बस कंपनी खोली है जी, कंपनी के नाथ, इट हैज़ टू बी अ टैक्सेबल बिजनेस, इट हैज़ टू बी FBR, और इसके भी टैक्स अगर वो दे रहे हैं, ठीक है, ये 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर इनका कुछ नहीं है। उसके बाद उनकी ये 25 मिलियन की ये प्रॉपर्टी है एक्स्ट्रा, उसके ऊपर भी कुछ नहीं है। लेकिन लेट्स सपोज कि इस 25 इन सारी चीज़ों के बाद उनके पास 100 मिलियन की प्रॉपर्टी ऊपर है। एग्जम्पशन के बाद 25 मिलियन एग्जम्पशन के बाद बाकी सारी चीज़ों के बाद भी उनके पास 100 मिलियन की प्रॉपर्टी। अब इस 100 मिलियन की प्रॉपर्टी के अंदर जो है एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जी कि उनके पास जो है वो 4 इंटू प्लॉट हैं और 2 अपार्टमेंट हैं, ठीक हो गया। अभी अगर ये अपार्टमेंट अंडर कंस्ट्रक्शन है तो इनका कुछ नहीं देना होगा, लेकिन अगर ये बन गए हैं कंस्ट्रक्शन में और उसमें आ चुके हैं तो फिर देन यू हैव। सो लेट्स सपोज कि ये आपने 2 अपार्टमेंट शो कराए हुए हैं, इनका कोई आप रेंट नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं, तो इनकी वैल्यू है कितनी, 4 प्लॉटों की और 2 अपार्टमेंट्स की 100 मिलियन। तो अब आप क्या करेंगे, तो इसका मतलब यह है कि इसके ऊपर आपको टैक्स कितना पड़ गया,
तो आप क्या करेंगे, क्या करना चाहिए आपको? तो सबसे पहला स्टेप आपका ये है कि ये जो एक्स्ट्रा प्लॉट आपने रखे हुए हैं इनको बेचें, तो आपने जाना है इसकी सेल में। यही लॉजिकली यही बनता है ना कि मैं लेट्स सपोज ये 8 करोड़ रुपए के हैं, 80 मिलियन के ये हैं और 20 मिलियन के ये हैं, ठीक है। सो ये तो चलो मेरे अपार्टमेंट हैं, ये तो एक रेंटल प्रॉपर्टी है, तो मैं इसको रिटेन, लॉजिकली स्टेप क्या बनता है इस, क्योंकि इसने मुझे कैश नहीं देना, लॉजिकली यही बनता है कि मुझे इसको बेचना चाहिए। मैं इसके ऊपर 8 लाख रुपए क्यों भरूं हर साल? 8 लाख रुपए का मतलब ये है कि अगर 5 साल में इसको रखता हूं तो 40 लाख बनता है, और अभी इसके अलावा नॉन कंस्ट्रक्शन पेनल्टीज और ये सारा कुछ आप डालेंगे तो 60-70 लाख तो यही बन जाएगा। 2 करोड़ रुपए का प्लॉट है और इसकी लॉजिक है ना, मुझे बताएं। ये 2 करोड़ रुपए का प्लॉट है, 4 प्लॉट है, एक कितने का है? 1 इंटू प्लॉट 2 करोड़ का। अब इसके ऊपर 2 लाख रुपया मुझे पड़ गया टैक्स, प्लस मुझे 30-40 हज़ार रुपया 50 पड़ जाता है कंस्ट्रक्शन, तो ये मिला मिलू के मुझे समझ आएगा 2.5 लाख रुपया भी पड़ गया। अगर 2.5 लाख से ज़्यादा पड़ता है साल का, अगर देखेंगे तो आपको मेरे ख्याल 10-15 हज़ार तो एक महीने का है प्लॉट का, तो 1.5 लाख नॉन कंस्ट्रक्शन का और इस चीज़ों का यही पड़ जाता है। तो ये 4 से 5 लाख रुपया आपको हर साल ये पड़ना शुरू होगा। आई कैन बी रॉन्ग गाइज अबाउट इट, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है ये टोटल। तो ये 4 से 5 लाख रुपया ये है, जिसमें 2 लाख रुपया ये भी शामिल हो गया लाइबिलिटी। तो 5 लाख रुपए का मतलब ये है कि जी के अगर ये 5 लाख रुपया है साल का, तो 5 सालों में 25 लाख रुपया हो गया। अगर मेरा प्लॉट 2.5 करोड़ का भी होता है 5 सालों में, या चलो 50% 10% एवरेज ग्रो भी करता है, यानी 5 सालों में 3 करोड़ रुपए का हो जाता है। इमेजिन करते हैं कि ग्रो कर रहा है, 3 करोड़ का हो भी जाता है, तो उसमें से मेरा 25 लाख तो ये माइनस हो गया। 25 लाख के बाद जब मैं बेचने जाऊंगा मुझे वो टैक्सेस देने हैं, ठीक है, इनका भी टाइम पीरियड 6 साल तक का है प्लॉट्स का, मुझे टैक्सेस देने हैं, मुझे कमीशंस देना है, और मैंने 1 करोड़ रुपए कमाया तो उसमें से मेरा 25 ये निकल गया, प्लस मेरा जो है वो 3 लाख रुपए कमीशन का निकल गया, प्लस मेरा जो है कोई 2-3 लाख रुपए दूसरे एक्सपेंस निकल गया, तो 30 लाख तो निकल गया। तो मुझे क्या बचा? 70 लाख, ठीक है ना। तो 30-35 लाख रुपया उस प्लॉट को सिर्फ रखने की कॉस्ट लग जाएगी। 2 करोड़ के प्लॉट को रखने की कॉस्ट, रिटेन करने की कॉस्ट क्या मेरा है। और ये 30 लाख रुपया आप कहां से देंगे? ये 30 लाख रुपया जो हम एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट बताते हैं, 30 लाख रुपया अपनी जेब से कमा इसमें से दे रहे हैं, और दैट उसके लिए आपको कमाना। तो प्लॉट आपके लिए कुछ नहीं कर रहा, आप उसके लिए ही कर रहे हैं। सो इट्स नॉट अर्निंग फॉर यू, यू आर अर्निंग फॉर द प्लॉट। सो दैट इज वेयर द साइकिल ऑफ वेल्थ क्रिएशन रिवर्सेज इटसेल्फ। और लोग पैसा क्यों नहीं बनाते? वेयर एज इन 2 अपार्टमेंट्स का आप क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, इसको आपने अब इन्हीं 2 अपार्टमेंट्स को आपने रेंट आउट कर दिया। अब लेट्स सपोज हम ये करते हैं कि जी कि 2 चलो एक अपार्टमेंट था ना 2 मिलियन का, ताकि वही 20 मिलियन का हिसाब ही हमारा रह जाता है। यही अपार्टमेंट जो 20 मिलियन का था, और जनरली अगर आप देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन में और इसके अंदर 5 सालों के अंदर यूजुअली प्राइसेस अपार्टमेंट्स की, बिल्डिंग्स की, मैंने कई दफ़ा एग्जांपल्स दी हैं, फेज 6 की DH मॉल ऑफ लाहौर के साथ प्राइसेस एक जैसी बढ़ी हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 10-12 ईयर्स। 5 अब 5 ईयर्स में अगर यही 3 करोड़ रुपए का हो जाता है, उसको भी 3 करोड़ रुपए का किया था, तो लेट्स सपोज कि इसकी वैल्यू भी 3 करोड़ हो जाती है, आपको क्या फ़ायदा? अगर इसने 2 करोड़ की चीज़ है, मैं कम से कम भी अगर उसको कह दूँ कि चलो और कुछ ज़्यादा रेंट नहीं करते हम, ठीक है, 2 करोड़ का जो अपार्टमेंट है वो 1.25 लाख 1.5 लाख रेंट दे रहा है, ठीक है, 18 लाख रुपए रेंट दे दिया उसने पर ईयर। 18 को ज़रब दे दें 5 के साथ, तो 92 लाख तो आपने रेंट में कमा लिए हैं। 3 करोड़ वो बन गए, 92 लाख ये आ गए। अच्छा, टैक्स लग गया इसके ऊपर, आपने मान लिया इसके ऊपर टैक्स दिया आपने, वो तकरीबन आप FBR वैल्यू दे रहे होंगे, यानी वो इसमें से आप 92 लाख में से माइनस कर दें, 10 लाख माइनस कर दें, तो फिर भी 82 लाख आपने अर्न कर लिया, प्लस ये वैल्यू 3 करोड़ हो गई। आपने बेचा, 3 लाख रुपए कमीशन दिया, चीज़ें दी, 5 लाख रुपए आपका वो भी लग गया, ठीक है, माइनस 5 लाख रुपीज़ कर दें कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है। तो 82 की जगह पे आपको आया टोटल 77 + 3, तो आपकी टोटल वैल्यू होगी 3.77 करोड़। और इधर आपकी क्या वैल्यू निकली है? 2.7 करोड़। कितना फर्क पड़ गया एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट में? एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट में इस टैक्स की वजह से कितना फर्क पड़ गया? 1 करोड़ रुपया
ये ऑलमोस्ट डबल हो गया 5 सालों में अपनी रेंटल इनकम की वजह से, अपनी चीज़ों की वजह से, और वो जो है वो 2.7 करोड़। सो दिस इज, अब ये नहीं लगा आप, अब नॉर्मल बंदा ये सोच रहा था ना कि तीन वो भी 3 करोड़ का हो गया, ये चलो 25-30 लाख रुपया ही फर्क पे है ना। दिस इज द प्रॉब्लम, वी डोंट नो फाइनेंस। वो यही सोच रहे हैं कि 25-30 लाख का फर्क नहीं, आपको 25 लाख रुपया देता है, भाई 25 लाख रुपए का फर्क नहीं है। सो ये देखें ना, बेसिकली इसके अंदर 3 करोड़ रुपया बढ़ा, इस पे भी 3 करोड़ रुपया हमने लगाया कि यार दोनों के ऊपर बढ़ा। इसके ऊपर हमें टैक्स टुक्स दे के हमें 2.7 करोड़ रुपीस हमने बेचा, 3 करोड़ रुपए की चीज थी, बेची, हमें ये मिला। इसके ऊपर हमें फायदा सिर्फ ये हुआ कि इसमें हमारे पैसे नहीं कट रहे थे, और एक्टिव इनकम जो हमारी आ रही थी हमें वो भी हम रिलैक्स भी हैं। तो 92 लाख रुपया तो हमें रेंट आया, उसमें से 10 लाख रुपया हमने टैक्स दे दिया, उसमें से वो क्या कहते हैं ये 82 रह गया। 5 लाख रुपया हमने सेल की कॉस्ट दे दी, कमीशंस जो हमारी बनती थी, तो 77 हमारे पास नेट बचा, और 3 करोड़ रुपया वो भी आ गया। तो माइनस होने की बजाय प्लस हो गए पैसे, ठीक है। वहां पे एक्चुअल पे ऊपर आपका 10% लॉस हो गया। सो एक चीज जो आपकी वैल्यू एनहांस कर रही है वो डिफरेंट है, और एक चीज जो आपकी चीजों को जो है नीचे लेकर आ रही है उसका पॉइंट ऑफ व्यू उसका डिफरेंट है। सो 3.77 और 2.7 के अंदर जब आप देखेंगे तो इससे 1 करोड़ रुपए का डिफरेंस है। वेरी सिंपल स्ट्रेटेजी से, आपने कोई साइंस नहीं लाई, दिस इज व्हाट मैथ्स कैन डू। और ये मैं आपको गारंटी देता हूं कि जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, उसमें से 99% ने आज तक ये कैलकुलेशन इधर से की नहीं होगी। एक आपका डेप्रिशिएटिंग एसेट एक तरह से, अब दिस इज अ डेप्रिशिएटिंग एसेट, दिस इज नॉट एन एसेट, दिस इज नो मोर एन एसेट, प्लॉट इज नो मोर एन एसेट, दिस इज द एसेट, दिस इज द ओनली एसेट नाउ।